नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं शन। स्पेशल स्टोरी में बात करते हैं विकास दुबे गैंग की। आखिर विकास दुबे के बाद उस गैंग का कमांडर कौन बनना चाहता था? विकास दुबे को कौन हीरो की तरह पूजा करता था? विकास दुबे के इशारे पर कौन अंधाधुंध फायरिंग करता था? स्पेशल स्टोरी में विकास दुबे के यार और खाकी वाले गद्दार से आज पर्दा भी उठाएंगे। दुबे से वफादारी और खादी से गद्दारी करने का खुलासा हो गया है और बाढ़ ने कैसे बिहार में सत्ता के सिंहासन को हिला दिया है, सब कुछ आपको दिखाएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। तो विकास दुबे भले ही दुनिया के लिए खूंखार अपराधी रहा हो, लेकिन कोई था जो विकास दुबे को अपना सबसे बड़ा फैन मानता था। वो दुबे का दीवाना था और आगे चलकर दुबे के साम्राज्य को अपने हाथों में लेना चाहता था। दुबे गैंग का कमांडर बनने की उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। विकास दुबे गैंग का पूरे कानपुर में बोलबाला था। रंगदारी, माफियागिरी, जबरन वसूली और अवैध कब्जे करके लगातार जराइम की दुनिया में विकास दुबे की गैंग आगे बढ़ती जा रही थी। दुबे गैंग में विकास किसी हीरो की तरह था और उस गैंग का हर सदस्य एक न एक दिन विकास दुबे जैसा दबदबा कायम करना चाहता था। लेकिन दुबे गैंग का एक ऐसा मेंबर था जो विकास दुबे का पूरी तरह से दीवाना बन गया। वो विकास दुबे का बहुत बड़ा फैन था और वो दुबे गैंग की कमान अपने हाथों में लेना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत जल्द ही कई हथियार भी चलाने सीख लिए थे। विकास दुबे का विश्वास पात्र बनने के लिए उसके कहने पर कई बार खुलेआम फायरिंग भी कर चुका था। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे गैंग की कमान उसका साथी प्रभात मिश्रा संभालना चाहता था। इस बात का खुलासा गिरफ्तार हुए विकास दुबे के मामा के बेटे शशिकांत पांडे ने पुलिस पूछताछ में किया है। शशिकांत ने बताया है कि पनकी मुठभेड़ में मारा गया प्रभात मिश्रा अपने आका विकास दुबे की जगह लेना चाहता था। विकास दुबे के कहने पर प्रभात मिश्रा किसी की भी जान ले लेता था। खुलेआम फायरिंग करने से प्रभात मिश्रा कभी हिचकता नहीं था। विकास दुबे के एक इशारे पर उसके हथियार आग उगलने लगते थे। प्रभात मिश्रा विकास की दबंगई से बहुत प्रभावित था। दुबे के रास्ते पर चल रहा था प्रभात मिश्रा। विकास को अपना आका मानता था प्रभात। विकास दुबे के कहने पर कर देता था कत्ल। दुबे के इशारे पर बहाता था खून की नदियां। दुबे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था प्रभात। दुबे गैंग पर कब्जा करना चाहता था प्रभात। प्रभात मिश्रा के घर में डेयरी का काम होता था। वो आसपास के गांव में दूध की सप्लाई करता था, लेकिन विकास के संपर्क में आने के बाद उसका अपने काम में मन नहीं लगता। डेयरी का काम करने के बजाय वो दुबे गैंग में शामिल होकर दबंगई दिखाने में ज्यादा रुचि लेता था। डेयरी की आड़ में प्रभात ने तमंचा बनाना सीख लिया था और अपनी डेयरी में ही वो तमंचा बनाकर दुबे गैंग के दूसरे मेंबर को सप्लाई करता था। विकास दुबे के कहने पर उसने कई हथियार सप्लाई किए और खुद खुलेआम फायरिंग भी की, जिससे वो विकास दुबे का दुलारा बन गया। और कुछ ही दिनों बाद विकास दुबे ने सेल्फ लोड ऑटोमेटिक राइफल प्रभात मिश्रा के हाथों में थमा दी। घटना वाले दिन प्रभात ने इसी राइफल से फायर किया। प्रभात ने ही कई पुलिसकर्मियों को सीधे सीने में गोली मारी थी और फिर उसके बाद बिक्री गांव से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कानपुर कत्लेआम में कुछ ही दिनों बाद प्रभात मिश्रा का पता लगा लिया और वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे गैंग का सबसे दुलारा कमांडर प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय था, जो विकास दुबे के आशीर्वाद से इस शहर को क्राइम कैपिटल बनाना चाहता था और जल्दी उसकी जो मंशा थी, उसकी ख्वाहिश थी कि इस पूरे गैंग पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पनकी इलाके में मारा गया और उसकी हसरतें भी खत्म हो गई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। इधर विकास दुबे गैंग में एक से बढ़कर एक खूंखार बदमाश शामिल थे, लेकिन ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि खाकी वालों से भी विकास की यारी थी।
कानपुर में विकास दुबे के यार और खाकी के गद्दार का खुलासा कैसे हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। विकास दुबे के खाकी वाले गद्दार का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज भारत समाचार आपको दिखाएगा कैसे दुबे गैंग में एक खाकी वाला भी मिला हुआ था और वो बहुत शातिर था। वो पुलिस की वर्दी तो पहनता था, लेकिन सरकार के बजाय विकास दुबे के इशारे पर काम करता था। वो पुलिस वालों के साथ सिर्फ दिखावे के लिए होता था, बाकी वो सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे के लिए काम करता था। विकास दुबे के यहाँ छोटे से छोटे कार्यक्रम में वो अपनी हाजिरी लगाता था। दुबे के एकदम करीब खड़ा होकर फोटो शूट कराता था। ऐसा लगता है मानो वो यूपी पुलिस का दारोगा नहीं बल्कि विकास दुबे का गुर्गा है। जी हाँ, हम बात कर रहे चौबेपुर के सस्पेंड दारोगा के शर्मा की, जिसकी वायरल फोटो ने यूपी पुलिस में खलबली मचा दी है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो के शर्मा पहले खुद को पाक साफ साबित करने में जुटा था, वो पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। अमर दुबे की शादी में के शर्मा इस तरह से फोटो खिंचवा रहा था जैसे वो विकास दुबे के घर का सदस्य हो। ऐसा लग रहा था कि वो एक बाराती की तरह बारात में शामिल होने आया था। सस्पेंड दारोगा के शर्मा की खुली पोल। अमर दुबे की शादी में आया था के शर्मा, बारातियों की तरह खिंचवा रहा था फोटो। विकास दुबे के बगल में खड़ा था के शर्मा, दुबे के गुर्गे की तरह काम करता था के शर्मा। वायरल वीडियो में देखिए कैसे के शर्मा अमर दुबे की शादी में फोटो खिंचवा रहा है। अमर दुबे और उसकी पत्नी खुशी दुबे को आशीर्वाद दे रहा है। विकास दुबे के बगल में खड़े होकर ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे मानो विकास दुबे गैंग का सदस्य हो। ये वही के शर्मा है जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। ये खुद यूपी पुलिस में काम कर चुका है, लेकिन इसको अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। विकास दुबे की तरह ही यूपी पुलिस इसका भी एनकाउंटर कर सकती है। खाकी से गद्दारी की है, इसीलिए इसके अंदर अब खाकी वालों से काफी दहशत है। अगर इसने दुबे गैंग में शामिल होकर काम नहीं किया होता तो इसके अंदर आज इतना डर और खौफ नहीं होता। वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद अब इसकी दहशत और बढ़ जाएगी। के शर्मा की करतूत सबके सामने है। वर्दी को दागदार करने वाले के शर्मा को अब कड़ी सजा मिलना तय है। के शर्मा यूपी पुलिस के लिए घर का भेदिया था, जो अपने विभाग के सारे राज आका विकास दुबे तक पहुंचाता था। के शर्मा की वजह से ही विभाग के सारे मिशन सफल नहीं हो पाते थे। के शर्मा जैसे लोगों को ऐसी सजा मिले कि विभाग में एक नजीर बने और दोबारा कोई विभाग में विभीषण पैदा ना हो पाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। इधर कानपुर में एक बार फिर से पुलिस की किरकिरी हुई है। पहले अपहरण हुआ, फिर फिरौती की रकम भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस खाली हाथ है। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे के बाद अब कानपुर में संजीत यादव अपहरण कांड की काफी चर्चा है। कानपुर में चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके खास गुर्गों के एनकाउंटर के बाद कानपुर पुलिस को थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन अब संजीत यादव अपहरण कांड ने फिर से कानपुर पुलिस की किरकिरी करा दी है। भारी दबाव के बीच विकास दुबे मामले में पुलिस किसी तरह निपट पाई थी कि अब कानपुर के बर्रा का अपहरण कांड पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सियासी दबाव भी अब बढ़ने लगा है। पीड़ित परिवार ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। परेशानी की अवस्था में कुछ लोगों द्वारा उनको बताया गया था कि यदि वे ऐसा कहेंगे तो
तो संभव है कि जल्दी कार्य होगा और उनका बच्चा जल्दी घर वापस आ जाएगा। बर्रा 5 की LIG कॉलोनी निवासी चमन सिंह यादव के बेटे संजीत यादव का 22 जून को अपहरण हो गया था। 29 तारीख को अपहरणकर्ता का फोन आने के बाद में 13 जुलाई को परिवार वालों ने 30 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी। फिरौती देने के बाद भी जब पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद संजीत यादव अपहरण कांड में खनन माफिया का पक्ष लेने वाले बर्रा के इंस्पेक्टर रणजीत राय पर कड़ी कार्रवाई हुई। बर्रा में अपहरणकर्ताओं को पीड़ित परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवाने के बाद भी संजीत यादव को छुड़ाने में नाकाम बर्रा के चर्चित थाना प्रभारी रणजीत राय को SSP ने निलंबित कर दिया है और हरमीत सिंह को बर्रा का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। बदमाशों ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दी थी जिसके पूरे सबूत भी थे, लेकिन बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। अब कहीं जाना मत, सीधे पास तुम्हारा लड़का तुमको मिल जाएगा, ठीक है? कब तक मिल जाएगा भैया? अब जितनी जल्दी तुम पैसे दे दोगे। तो सर हेलो, हाँ, जब पैसा हाथ में आ जाए तो 1 हफ्ते के बाद मैं कॉल करूंगा आपके पास, और इधर उधर जाओगे तो बहुत दिक्कत में आओगे, और जो लड़का वो फंसा उसको छोड़ो, तुरंत छोड़ दो। और इधर उधर जाओगे या कोई दिक्कत में तो तुम्हारा लड़का भी नहीं मिलेगा, पैसे तुम्हारे पास रहेगा। अब मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा और ना पुलिस के पास जाना, जाओगे तो हमें हर एक खबर है, ठीक है? क्या कर रहे हो क्या नहीं। अच्छा, हाँ, और जाओ तो जाओ, तुम्हारी इच्छा थी, जो उनके ताकत थी उन्होंने लगा लिया है? जो उनकी ताकत थी वो लगा लिया। अब तुम ढूंढ नहीं पाओगे जब तक हम नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो तुम। संजीत यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस को संजीत यादव और बदमाशों की अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिली है। बर्रा से हटाए गए थानेदार रणजीत राय का खनन माफिया के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खनन माफिया का साथ दे रहा था। अपहरण कांड में पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही पर काफी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर कोरोना काल में मौसम भी जमकर कहर ढा रहा है। प्रदेश और देश के कई जिलों को बारिश के बाद बहते पानी ने कई जगहों पर तहस नहस कर रखा है। बाढ़ के पानी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पानी में उतराती जिंदगियां, आग पर उबलते जमीनी दावे, जमींदोज होते आशियाने, आंखों में अंतहीन सब्र की कहानी। यह है बाढ़ और लोगों की नियति। पानी के कई रंग होते हैं। जून की दोपहरी में प्यास बुझ जाए तो जय जयकार, और जुलाई में पानी बाढ़ बन जाए तो चुनौतियों का हाहाकार। नीति नियंताओं की अंधेर नगरी में सब चौपट नजर आता है। दीवारें दरक रही हैं। जिंदगी का पर्दा जिन दीवारों से होता था उनकी शक्ल में तिरपालें दिख रही हैं। बाढ़ का पानी देख इन लोगों की उम्मीदें उतरा रही हैं। तस्वीरें नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की हैं। ये घर कुछ पक्का है, कुछ कच्चा है, लेकिन दांव की गद्दारी को इस घर की ढहती दीवार छुपा नहीं सकती। इस आदमी की जान भगवान ने ही बचाई। चंदन नदी में बाढ़ का तेज बहाव इसकी जल समाधि बनाने ही वाला था कि किस्मत ने इसे मौत से पीछे खींच लिया। इन लोगों की उम्मीदें उजड़ गईं, घरौंदे वीरान हो गए। फसलों को बाढ़ का पानी पहले ही बहा कर ले जा चुका है। जो अनाज बचा था उसे बाढ़ बहा ले गई। अब इनके पास अगर कुछ है तो सरकारी एहसानों की उम्मीद और जिंदगी बचा लेने की आस। 55 बरस का उम्र हो गया। 55 बरस में ये पानी गांव से डूबा रहता है। इलेक्शन आता है, अपना लाभ लेने लोग चले आते हैं। हफ्ता में सारे लोग चले आते हैं, जितने लोग उठते हैं। जहाँ माटी चाहिए तहाँ माटी नहीं धैल, जहाँ माटी चाहिए तहाँ नहीं, जहाँ माटी दिया दिल माटी का जोले रहना।
बाढ़ की भयावह तस्वीरें महाराजगंज के सीमावर्ती इलाके की हैं, जहां नेपाल से होकर कई नदियां निकलती हैं, चाहे रोहिन हो, राप्ती हो, नारायणी, चंदन या फिर महाव नाला। हर साल महाराजगंज समेत पूरे पूर्वांचल के कई जिलों में तबाही मचाती हैं ये नदियां। बांध मरम्मत के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है और हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाता है, फिर भी बांध टूटने से बच नहीं पाते। खारा बांध जो हमारे जनपद में है उन सब में मरम्मत कार्य जारी है। ज़्यादातर में कार्य पूरा हो चुका है और अभी जहां नहीं हो पाया है वो भी कार्य प्रगति पर है और जल्दी ही उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर खाना बन रहा है, सरकारी व्यवस्थाओं का चूल्हा जल रहा है, दावों की खिचड़ी पक रही है, खाने वाले खा रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। अधिकारी फिर दौरे करेंगे जैसे सालों से करते आ रहे हैं। सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारियों के चेहरे बदल जाते हैं, नहीं बदलता तो नाव पर बह रही इन जिंदगियों का अंतहीन सफर। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल में फिर बाढ़ आई है। घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर है, जिंदगी फिर उतरा रही है। बाढ़ के पानी में चूल्हे खाना बनाए थे, कनेक्शन नहीं था, कई चिक्कड़ भरे कई विभाग के अधिकारी ने बताया है कि पानी अब स्टैटिक होने की संभावना है और आने वाले कुछ दिनों में पानी नीचे आने की भी संभावना है। जो अगर आवश्यकता पड़ती है तो शरणालयों की व्यवस्था कर ली गई है और उसके अलावा यदि आवश्यकता फिर पड़ती है तो जो राहत सामग्री का वितरण होगा उसकी भी हमने यहाँ पे तैयारियां करा ली हैं। चुनौतियों के काल में कोरोना से बच भी जाएं तो बाढ़ उनको निगल जाने के लिए मुंह फैलाए खड़ी है। ये तस्वीरें बाराबंकी के सिरौली गोसपुर की हैं। सरयू नदी उफान पर है, इसलिए लोग ऊंचाई पर हैं। गांव के जिस नल से लोग पानी पिया करते थे, सरकारी नाकामियों ने आज उसी नल को पानी पिला दिया। बाढ़ का पानी 2 फीट और आगे आ जाता तो इस परिवार की झोपड़ी जलमहल बन जाती। बाढ़ के पानी में चूल्हे खाना बनाए थे, कनेक्शन नहीं था, कई चिक्कड़ भरे महाराजगंज हो, गोंडा, बाराबंकी या फिर आजमगढ़, बाढ़ की विभीषिका ने यहाँ के लोगों के माथे पर सालाना बर्बादी की मुहर छाप दी है। अब डीएम आएंगे, एसडीएम आएंगे, तहसीलदार आएंगे, नेताजी आएंगे, पानी में उतरकर फोटो खिंचवाएंगे और फिर साल भर के लिए हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों का क्या, जिनकी फसली मेहनत पानी में बह गई, घरों की दीवारें ढह गईं, जिस पसीने से इन्होंने दीवार का गारा जोड़ा था, उस गारे को बाढ़ की नमी ने जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें अगले साल आप फिर देखेंगे, हम फिर से यही कहानी दोहराएंगे, आप फिर इन कहानियों पर आंसू बहाएंगे। हम इस समय बालपुर चकचनिया रोड पे खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव को जाने वाली रोड है और इस रोड पर जो पुलिया बनी है, ये पुलिया इस पूरे पानी में लबालब डूबी हुई है। अब क्या स्थिति है? काफी पानी, जाग भर पानी पूरा भरा हुआ है चपरा में। नहीं तो ये इधर के पूरे गांव डूबे हैं, इधर के भी गांव डूबे, इधर के डूबे हैं, इधर की भी डूबे हैं, भटनैया तक डूबे हुए। 3 पुलिया जो हैं ये इस पानी में पूरी तरीके से धराशायी होकर के बह गई हैं। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। तस्वीरें बिहार में भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बिहार चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा पुल पानी में बह गया। पुल के उद्घाटन को भी 1 महीना भी नहीं बीता था कि करोड़ों रुपए पानी में बह गए। पानी में बह गए 263 करोड़ रुपए। 29 दिन भी नहीं टिक पाया महासेतु। तेज बहाव में ध्वस्त हो गया नया पुल। सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन।
पुल बहने से बिहार में डोला सिंहासन। सुशासन का दावा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की पोल इस पुल ने खोल दी है। ये पुल 1 महीना भी नहीं चल पाया और घटिया निर्माण के चलते पानी में बह गया। 16 जून को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था और 1 महीने के अंदर ही पुल ध्वस्त हो गया। ये पुल बिहार की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक वरदान था, लेकिन अब अभिशाप बन गया है। कई वर्षों की उम्मीद के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लोग 1 महीने भी इस पुल का इस्तेमाल नहीं कर पाए और पुल टूटने से अब कई जिलों का आवागमन बंद हो गया है। आरजेडी नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं बल्कि 263 करोड़ रुपए की तो नीतीश चाचा के चूहे शराब पी जाते हैं। बिहार में पुल ढहने का मुद्दा अब सियासी हो गया है। 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। बिहार के 12-13 करोड़ जो जनता है उनको सामने आकर के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। 1 महीना पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये लाला छापरा रोड से लिंक होती है पुल से और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। अभी 1 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है। पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही ख़त्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जो भी है ये इधर के। 16 जून को गोपालगंज में 70 घाट महासेतु का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 1 महीने के अंदर ही 264 करोड़ रुपए पानी में बह गए। पुल टूटने से लाल छापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का लिंक बंद हो गया है। ये पुल गोपालगंज को चंपारण और दूसरे कई जिलों से जोड़ता था। विपक्ष ने इस पुल को लेकर नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। आखिर जिस पुल पर अरबों रुपए खर्च हुए वो 1 महीने के अंदर ही कैसे ढह सकता है? अधिकारियों की दलील है कि पुल पर पानी का दबाव ज्यादा पड़ रहा था और इस वजह से पुल टूटा है। लेकिन क्या बिहार में पहली बार बाढ़ आई है? हर साल बाढ़ आती है और पानी का तेज बहाव होता है, फिर पुल बनाने में इतनी लापरवाही कैसे हुई? सत्ता पक्ष की तरफ से अब जांच कराने की बात कही जा रही है। और पानी जब बढ़ता है तो ऐसी स्थितियां पैदा होती है। वहाँ हमारे विभाग के इंजीनियर, हमारे पुल निर्माण निगम के एमडी और सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। जैसे ही पानी का बहाव कम होगा उसको ठीक किया जाएगा। बिहार इस समय बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ बाढ़ चारों तरफ तबाही मचा रही है। कई जिले पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं और अब जो नए पुल भी ध्वस्त होते जा रहे हैं, जो बिहार के लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। बहुत जल्द ही अब राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख का ऐलान हो सकता है। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य राम मंदिर बनने की तारीख का अब जल्द ही ऐलान होने वाला है, जिसको लेकर अंतिम चरण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 18 जुलाई को अयोध्या के सर्किट हाउस में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में फाइनल फैसला होगा। बैठक में शिलान्यास की तारीख तय की जाएगी और इसके साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी भेजा जा सकता है। ट्रस्ट की बैठक नहीं थी। हमारे ट्रस्ट में भारत सरकार के एक बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। वो कल दिल्ली से बाई रोड चलकर आए, तो हमारा शिष्टाचार था कि ट्रस्ट की बैठक के पहले हम उनसे मिलें और कुछ अनौपचारिक चर्चाएं कर लें।
अयोध्या पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्टियों और जिले के आला अधिकारियों के साथ काफी अहम बैठक की और 18 जुलाई को होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा की। अयोध्या में जहां पर मंदिर का निर्माण होना है वहां काफी लंबे समय से परिसर के समतलीकरण का कार्य चल रहा है और पत्थरों की सफाई भी चालू है और अब सबको सिर्फ राम मंदिर के भव्य शिलान्यास की तारीख का इंतजार है, जिसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या से भारत समाचार के लिए संजीव आजाद की रिपोर्ट। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को